नमस्कार। फाइनेंस एक्ट 2021 से सर्च असेसमेंट की स्कीम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। उसी तरह से सर्वे से रिलेटेड असेसमेंट और रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की स्कीम में भी काफी अमेंडमेंट किए गए हैं। इन नए प्रोविजंस के बारे में आपके दिमाग में सवाल होंगे, शंकाएं होंगी। उनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और शंकाओं के समाधान भी। लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल सके और ऑलरेडी वीडियोस जो मैंने पब्लिश किए हैं उनका भी आपको लाभ मिल सके। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 147 में जब कोई इनकम जो चार्जेबल थी टैक्स को, वो असेसमेंट से एस्केप हो गई, उस इनकम का एस्केप इनकम का असेसमेंट होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि असेसिंग ऑफिसर को क्या पावर होते हैं सेक्शन 147 के अंदर। सेक्शन 147 असेसिंग ऑफिसर तभी इन्वोक कर सकता है जब वो सेक्शन 148 से 153 के अनुसार है, और जब 148 से 153 के प्रावधान के अनुसार असेसमेंट रीओपन होता है तो असेसिंग ऑफिसर को उस असेसी के केस में जिसकी इनकम चार्जेबल तो थी लेकिन उसने रिटर्न नहीं फाइल किया या उसका असेसमेंट किसी दूसरे कारण से नहीं हुआ, तो उस स्थिति में उसकी इनकम का असेसमेंट कर सकता है। उसी तरह से असेसमेंट हो गया, लेकिन यदि असेसिंग ऑफिसर को बाद में पता चलता है कि इनकम कम बताने के कारण, लॉस ज्यादा बताने के कारण, या एक्सेस डिप्रेशन क्लेम करने के कारण, या कोई दूसरे अलाउंस से ये डिडक्शन है, उनका एक्सेस क्लेम से इनकम का एस्केपमेंट हो गया, तो वो जो असेसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं उनका रीअसेसमेंट भी कर सकता है। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि क्या असेसिंग ऑफिसर आपके असेसमेंट को अनलिमिटेड पीरियड तक रीओपन कर सकता है। तो यहां पर सेक्शन 149(1) में कहा गया है कि यदि असेसमेंट ईयर के समाप्ति के बाद 3 वर्ष तक असेसिंग ऑफिसर रीओपन कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एस्केप्ड इनकम। तो यहां पर यदि जिस असेसमेंट ईयर के अंदर इनकम का एस्केपमेंट हुआ है उसके एंड के बाद में 3 साल तक असेसिंग ऑफिसर पे अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। यदि पता चलता है एस्केपमेंट ऑफ इनकम है तो वो असेसमेंट को रीओपन कर सकता है, लेकिन 3 साल के बाद 10 साल तक वो असेसमेंट का रीओपन तभी कर पाएगा जबकि जो इनकम का एस्केपमेंट है वो ₹50 लाख या उससे ज्यादा है। इससे जुड़ी हुई कुछ और कंडीशन है, उसकी चर्चा भी मैं आपसे बाद में करूंगा। लेकिन सेक्शन 147 में रीअसेसमेंट तभी होगा जबकि सेक्शन 148 का नोटिस इशू होगा, क्योंकि 148 के अंदर 148 का नोटिस इशू करना असेसिंग ऑफिसर को जरूरी है बिफोर मेकिंग द असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ इनकम पिटीशन अंडर सेक्शन 147। और जिस केस में जो सेक्शन 148A के नए प्रोविजंस आए हैं वो अप्लीकेबल है, उस केस में ये 148 का नोटिस तभी इशू हो सकता है जबकि असेसिंग ऑफिसर
उस प्रोविजन के अनुसार, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ये पाता है कि ये फिट केस है फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। 148 के नोटिस में असेसिंग ऑफिसर एसएससी को टाइम देता है रिटर्न फाइल करने के लिए, और ये डायरेक्शन होती है कि वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करे। और 148 का जो नोटिस है, क्या वो असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन होगा कि वो अपनी मनमर्जी से उस नोटिस को इशू कर सके? तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 148 के प्रोविजन में कहा गया है कि 148 का नोटिस तब तक असेसी को सर्व नहीं किया जा सकता जब तक कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो सजेस्ट करती है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड। और इतना ही नहीं, इंफॉर्मेशन होने के बाद भी उसको प्रायर अप्रूवल लेना होगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी का। मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा कि किस इंफॉर्मेशन को माना जाएगा कि वो सजेस्ट करती है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड। मैं चर्चा करूंगा कौन होगी स्पेसिफिक अथॉरिटी, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन विद द असेसिंग ऑफिसर which suggests that the income chargeable tax as escaped, उसमें कौन कौन सी इनकम आएगी। पहले इंफॉर्मेशन है सीबीडीटी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार जो इंफॉर्मेशन फ्लैग करती है वो इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन आती है C&AG ने यदि कोई फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज किया है असेसमेंट में, और उन्होंने कहा है कि इस असेसमेंट में इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अनुसार इनकम का असेसमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा भी 4 दूसरी कैटेगरीज हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिनमें कहा गया है कि द असेसिंग ऑफिसर डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन सजेस्ट that the income chargeable to tax has escaped assessment। तो चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कौन सी है। पहली इंफॉर्मेशन है यदि असेसी के केस में सेक्शन 132 के अंदर सर्च इनिशिएट हुई है या सेक्शन 132A के अनुसार अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स या कोई असेट रिक्विजिशन किए गए 1/4/2021 या उसके बाद, तो अस्सी के केस में यदि सर्च इनिशिएट हुई है या 132A के अंदर रिक्विजिशन हुआ है 1/4/2021 के बाद, तो माना जाएगा कि द असेसिंग ऑफिसर डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड। चलिए अगली इंफॉर्मेशन डीम्ड इंफॉर्मेशन क्या होगा। यदि सर्वे कंडक्ट किया गया है 80 के केस में ऑन और आफ्टर 1/4/2021, तो वो भी माना जाएगा कि डीम्ड इंफॉर्मेशन का असेसिंग ऑफिसर के पास है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 133A के अंदर सब सेक्शन 2A के अंदर सर्वे होता है TDS और TCS के वेरिफिकेशन के लिए, और सब सेक्शन 5 में सर्वे होता है इवेंट्स, सेरेमनीज एक्सेट्रा पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसके वेरिफिकेशन के लिए। तो जो 133A(2A) के अंदर और 133A(25) के अंदर जो सर्वे होता है, 133A(5) के अंदर जो सर्वे होता है वो इस इंफॉर्मेशन में इनक्लूड नहीं होगा। यहां पर जो रेगुलर सर्वे के अंदर 133 के अंदर किया गया है उसको माना जाएगा कि इंफॉर्मेशन डिम्ड इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास जो सजेस्ट करती है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड एस्टिमेट।
तीसरी श्रेणी की इंफॉर्मेशन वो है जहां पर सर्च किसी दूसरे पर्सन के केस में हुई है, 132A का रिक्वेशन किसी दूसरे पर्सन के केस में हुआ है, लेकिन उसके अंदर मनी, बिलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स सीज्ड हुए हैं, रिक्वेशन हुए हैं। असिंग ऑफिसर का यह मानना है, असिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ये असेट जो सीज हुए हैं, रिक्वेशन हुए हैं, वो अस्सी को बिलोंग करते हैं। तो यदि इस सेटिस्फेक्शन को सीआईटी या पीसीआईटी प्रायर अप्रूवल देते हैं तो उस केस में वो भी डिम्ड इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इसके बाद यदि सेक्शन 132 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट सीज हुए हैं, या सेक्शन 132 के अंदर बुक्स ऑफ और अकाउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वेशन हुए हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट यदि एसएससी को रिलेट करते हैं या उनके अंदर जो कोई इंफॉर्मेशन है वो एसएससी के बारे में है, तो ऐसे केस में भी यदि असिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट उसके एसएससी को पर्टेन करते हैं या उनमें जो इंफॉर्मेशन उसको एसएससी पर्टेन करती है, उस सेटिस्फेक्शन पे आने के बाद यदि प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर अप्रूव देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन भी डिम्ड इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो डिम्ड इंफॉर्मेशन है, जो 4 कैटेगरीज में उन्होंने डिस्कस किया, वो कितने साल के लिए, कितने वर्ष के लिए मानी जाएगी। तो सेक्शन 148 के एक्सप्रेशन 2 में ही बताया गया है, इन द केस ऑफ असेसिंग फॉर द 3 assessment year immediately preceding the assessment year relevant to previous year in which the search is initiated, or books of accounts or other documents or any assets or requisition or survey is conducted in the case of the assessment। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसएससी के केस में सर्च इनिशिएट हुई है या रिक्वेशन किया गया है या सर्वे किया गया है, उस फाइनेंशियल ईयर के पहले के इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की डिम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। अब यदि मनी, बिलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए, रिक्वेशन किए गए दूसरे एसएससी केस में, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सीज किए गए, रिक्वेशन किए गए, उसके प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की डिम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। लेकिन डिम्ड इंफॉर्मेशन का मतलब यह नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही पिछले 3 साल का असेसमेंट हो जाएगा। उसके लिए अगेन 148 के अंदर स्पेशल अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। जो एस्केप एनिमॉलिटी लिमिट हमने बताई उसका पालन होना चाहिए। बाकी कंडीशन में हम आगे चलते हैं। 148 में हमने कहा था कि एक तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टैक्स इज एस्केप्ड। दूसरा हमने कहा था कि उस इंफॉर्मेशन के बाद भी अनलेस स्पेसिफिक अथॉरिटी प्रायर अप्रूवल देती है, अप्रूवल ऑब्टेन किया, अप्रूवल लिया गया, तब तक 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। तो चलिए वो अथॉरिटीज कौन है उनको जानने की कोशिश करते हैं। जिस असेसमेंट ईयर के अंदर एस्केपमेंट हुआ है इनकम को, यदि उसके बाद
3 इयर्स तक जिस असेसमेंट ईयर के अंदर इनकम का एस्केपमेंट हुआ है, उसके एंड होने के बाद 3 इयर्स तक जो अप्रूवल ऑब्टेन करना होगा वो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, कमिश्नर या डायरेक्टर का ऑब्टेन करना होगा। और यदि असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद 3 साल से ज्यादा का पीरियड हो गया, सो 3 इयर्स टू 10 इयर्स यदि रीओपनिंग का इशू है तो उसकी जो परमिशन है 148 इशू करने की, वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से लेनी होगी। लेकिन जहां पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नहीं है, वहां पर चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल से 148 का नोटिस इशू करने की परमिशन लेना होगी। अगला सवाल यह आ रहा है कि 148 के अंदर जो टाइम लिमिट क्या है नोटिस इशू करने की, तो चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस असेसमेंट ईयर के अंदर इनकम का एस्केपमेंट हुआ, उसके एंड के बाद 3 इयर्स तक कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है एस्केपमेंट ऑफ इनकम की, irrespective amount of escaped income or likely to escape income, असिंग अफसर नोटिस इशू कर सकता है। लेकिन यदि असेसमेंट ईयर के समाप्ति के बाद 3 वर्ष का समय गुजर चुका है, तो उसके बाद 3 इयर्स से 10 ईयर तक का फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 148 का नोटिस तभी इशू हो सकता है जबकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंस हैं इन पोजीशन ऑफ द असिंग अफसर, वो ये रिवील करते हैं कि जो इनकम एस्केप हुई या लाइकली टू एस्केप है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। यदि 50 लाख और उससे भी ज्यादा है तब भी वो एस्केप्ड इनकम जब असेट से रिप्रेजेंट होगी तभी 3 इयर्स के बाद आप असेसमेंट को असिंग अफसर रीओपन कर पाएगा। आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा असेट में क्या शामिल होगा, क्या है असेट का मतलब। तो असेट को यहां पर डिफाइन किया गया है। असेट shall include immovable property being land or building or both, shares and securities, loan and advances, deposit in bank accounts। आप कहीं गलत फहमी में तो नहीं आ रहे कि यहां पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर और सिक्योरिटीज, लोन और एडवांसेस, बैंक अकाउंट डिपॉजिट की बात की गई है, तो दूसरे असेट नहीं होंगे। तो इस भ्रांति में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असेट की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। असेट शैल इंक्लूड, इसका मतलब जो असेट जिसको माना जाता है उसके अलावा यह भी इंक्लूड होगा, क्लैरिफाई किया गया। अगला सवाल हम देखा जब 148 के नोटिस की बात कर रहे थे तो वहां कहा गया था कि जहां पर 148A एप्लीकेबल है वहां पर 148 का नोटिस इशू करने के पहले 148A के क्लास डी के अंदर असिंग अफसर ने जो ऑर्डर पास किया है वो इम्पोज करना होगा। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले ये जाने की क्या सर्च और सीजर के केसेस में भी सेक्शन 148A के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे।
तो चलिए सेक्शन 148A का जो प्रोविजन है वो जो हमने इंफॉर्मेशन कही थी, डिम्ड इंफॉर्मेशन 4 कैटेगरीज, उनमें से 3 कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड करता है। मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है उसके केस में 148A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक एक को समझ लेते हैं। पहला हमने कहा था कि जहां पर सेक्शन 132 हुआ है या 132A के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डॉक्यूमेंट्स आर अदर सेट रिक्वेशन किए गए हैं ऑन आफ्टर 1/4/2021 इन द केस ऑफ द एसएससी। तो ये क्लियर हो गया कि सर्च और रिक्वेशन के केस में जो 1/4/2021 या उसके बाद इनिशिएट हुई है या रिक्वेशन हुआ, उस केस में 148A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी श्रेणी वो है जहां पर हमने कहा था कि यदि असिंग अफसर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल से सेटिस्फाइड है कि जो सर्च के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और अदर वैल्यूएबल सीज हुए हैं या रिक्वेशन हुए हैं, वो एसएससी को बिलोंग करते हैं। दूसरे के केस में सीज हुए, रिक्वेशन हुए, लेकिन एसएससी के केस में बिलोंग करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसके केस में भी 148A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तीसरी कैटेगरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स सीज्ड हुए 132 के केस में, दूसरे 80 के केस में, या रिक्वेशन हुए दूसरे 80 के केस में, और उनमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट पर्टेन करते हैं एसएससी को, या उनमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एसएससी को रिलेट करती है। तो यदि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो असिंग अफसर ने प्रिंसिपल कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल से डिसाइड किया कि इंफॉर्मेशन है डिम्ड इंफॉर्मेशन, तो इस केस में भी सेक्शन 148A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 148A के अंदर प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन उसके पहले हमने कह दिया कि जो 3 कैटेगरीज की डिम्ड इंफॉर्मेशन है उस पर सेक्शन 148A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब बच्ची 3 कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन। एक वो जो सीबीडीटी ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अनुसार फ्लैग किए, दूसरी जो फाइनल ऑडिट ऑप्शन सजेस्ट किया है, और तीसरी जो सर्वे 133A के अंदर किए गए उनसे निकली है। तो इन 3 कैटेगरी की जो इंफॉर्मेशन जिसको माना था कि वी सजेस्ट सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड, उनके केस में 148A का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। 148A का क्लास ए कहता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, यदि असिंग अफसर चाहे तो जहां पर डिसीजन समझे वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो इंक्वायरी कंडक्ट करने के पहले उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेसिफाइड अथॉरिटी का with respect to the information we suggest the income chargeable tax assessment। आपके पास इंफॉर्मेशन डिम्ड इंफॉर्मेशन की बात करें, वो सजेस्ट कर रही है कि एस्केपमेंट है क्या, लेकिन स्पेसिफिक अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा यदि आप इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहते हैं। इंक्वायरी कंडक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सी बार डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल अकाउंट से अंडर सेक्शन 285B।
इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन आती है, दूसरे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आती है, और जो ऑडिट की इंफॉर्मेशन है, और ये ऑडिट आपने रिलीज किया सीएनएजी या सर्वे के अंदर कोई इंफॉर्मेशन के अंदर, स्पेशली जो आपकी इंफॉर्मेशन है ऑडिट की और जो फ्लैग की गई, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन करेक्ट ना हो, तो 148 का नोटिस देने के पहले यदि इंक्वायरी कंडक्ट करके उसको वेरीफाई कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसे केसेस देखे गए कि जहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट हुआ है, लेकिन जब आप वेरीफाई करने जाते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बैंक से ऑब्टेन करते हैं, तो वो उतना अमाउंट नहीं जितना बताया हुआ है, या हो सकता है बैंक अकाउंट हो ना। इसी तरह से इमोल प्रॉपर्टी के शेयर की बात है या 50C के डिफरेंस की बात है, हो सकता है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो। तो ऐसे केसेस में जहां से आप समझता है कि ये प्रॉपर होगा, ऑडिट ऑप्शन हो सकता है प्रीमा फेसी सही नहीं हो तो यदि इंक्वायरी कर ली जाएगी, तो उसी स्टेज पे पता चल जाएगा कि 148 का नोटिस देना है कि नहीं, ये या इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में जहां से आप समझता है कि इंक्वायरी करना जरूरी होगा तो वो इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन अप्रूवल उसको स्पेसिफिक अथॉरिटी से लेना होगा। कौन होगा स्पेसिफिक अथॉरिटी, उसकी चर्चा में आपसे बाद में करूंगा। यदि इंक्वायरी नहीं भी करता तब भी जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यदि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असेसमेंट को रीओपन करना है, 148 का नोटिस देना है, तो यह जरूरी होगा कि असेसिंग ऑफिसर एसएससी को अपॉर्चुनिटी दे हियरिंग की, उसको शो कास्ट नोटिस दे, उसमें बताए कि वो इंफॉर्मेशन उसके पास क्या है जिसके कारण वो समझ रहा है कि इनकम का एस्केपमेंट हो गया है असेसमेंट से। यदि उसने क्लास ए के अंदर कोई इंक्वायरी कंडक्ट की है तो उसका आउटकम भी उसको अपने शो कास्ट नोटिस में बताना होगा, लेकिन इस स्टेज पे भी उसको स्पेसिफाइड अथॉरिटी का प्रायर अप्रूवल लेना होगा यदि शो कास्ट नोटिस देना है किसी को 148 का नोटिस इशू करने के लिए। जब नोटिस दिया गया 148 के क्लास बी के अंदर, यदि एसएससी उसका जवाब देता है तो असेसिंग ऑफिसर उस जवाब को इग्नोर नहीं कर सकता, उस जवाब को उसको कंसिडर करना होगा, और कंसिडर करने के बाद क्लास डी ऑफ सेक्शन 148 में कहा गया है कि असेसिंग ऑफिसर को जो मटेरियल गैदर किया है वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो असेसी ने यदि रिप्लाई सबमिट किया है तो उसको कंसिडर करते हुए उसको डिसाइड करना होगा कि क्या केस 148 का इश्यू करने के लिए फिट है, whether फिट केस फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148, और यदि वो कहता है कि फिट केस फॉर इश्यू ऑफ 148 है तो उसके लिए उसको ऑर्डर पास करना होगा विद प्रायर अप्रूवल स्पेसिफाइड अथॉरिटी। और इसी ऑर्डर की बात कही गई है कि यदि 148 का नोटिस जब होगा तो उसका ऑर्डर इम्पोज करना होगा जहां पर सेक्शन 148 ए के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। इसके बाद इस ऑर्डर को पास करने की टाइम लिमिट भी दी गई है कि ऑर्डर विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द month in which the reply is received, जो आपने क्लास सी सेक्शन 148 के अंदर शो कास्ट नोटिस दिया था, उसका जो रिप्लाई रिसीव हुआ उसके विद इन 1 month में आपको असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होगा। यदि उसने कोई रिप्लाई फर्निश नहीं किया तो जो आपने टाइम अलाउ किया था शो कास्ट का जवाब देने के लिए या फर्दर टाइम एक्सटेंड किया था, वह जब टाइम पीरियड जो एंड हो जाता है उस मंथ में, उस मंथ के एंड से विद इन 1 month में आपको
असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होगा। स्पेसिफाइड अथॉरिटी सेक्शन 148 ए के लिए कोड होगा, क्योंकि हमने कहा है कि फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, बिफोर पासिंग ऑर्डर के इट इज फिट केट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 स्पेसिफाइड अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन होगी? यदि असेसमेंट ईयर जिसके अंदर स्केपमेंट हुआ है उसके एंड के बाद 3 इयर्स तक का पीरियड है, तो जो स्पेसिफिक अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर और कमिश्नर और डायरेक्टर होगा। लेकिन यदि पीरियड 3 साल के बाद का है जिस असेसमेंट ईयर के अंदर स्केपमेंट हुआ है, तो उस केस में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से अप्रूवल लेना होगा, या जहां पर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल नहीं है वहां पर चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल लेना होगा। टाइम लिमिट से जुड़े हुए कुछ और भी सवाल हैं सेक्शन 149 के अंदर, हमको टाइम लिमिट दी गई कब हम 148 का नोटिस इशू कर पाएंगे। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि 148 ए के अंतर्गत आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए शो का नोटिस दिया और उसके अंदर हमने टाइम लिमिट 80 को अलाउ किया था या टाइम एक्सटेंड किया था, तो क्या वो शो को नोटिस के अंदर जो टाइम अलाउ किया वो पीरियड एक्सक्लूड होगा टाइम लिमिट कंप्यूट करने के लिए? तो यहां पर कहा गया है कि टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द असेसी इस पर शो कॉज नोटिस इशूड अंडर क्लास बी ऑफ सेक्शन 148 एक्सक्लूड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 148 का नोटिस देने के बाद प्रोसीडिंग्स कोर्ट ने स्टे कर दी हो या इंजेक्शन दे दिया हो, तो ऐसे केस में जो पीरियड जिस पीरियड में स्टे या इंजेक्शन रहा वो पीरियड भी एक्सक्लूड होगा। अगला सवाल ये आ रहा है कि तो पीरियड जो कोर्ट ने इंजेक्शन या स्टे दिया उसके वेकेट होने के बाद 7 डेज से कम का पीरियड रहता है, तो जो 148 का ऑर्डर पास करना है whether case is fixed under section 148, so फर्दर टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, मिनिमम 7 डेज का टाइम मिलना चाहिए और वो जो टाइम एक्सटेंड किया वो 149 के पर्पस के लिए भी एक्सटेंडेड टाइम होगा। एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि कोई रीओपनिंग का पीरियड जो प्रोविजन 31/3/2021 तक इफेक्टिव थे उसके अंदर टाइम पार हो गया, तो क्या वो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा नए प्रोविजन से? तो ये क्लियर कर दिया गया है कि यदि सेक्शन 149 का सबसेक्शन 1 का क्लास बी जिसके अंदर टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई थी किस समय तक आप रीओपन कर सकते हैं सस्पेंड, यदि वो टाइम लिमिट फाइनेंस एक्ट 2021 के प्रोविजन एप्लीकेबल करने के एक्सपायर हो गए तो वो रीओपन नहीं हो पाएगा। एक और सवाल है कि हमने बात कही अभी यहां पर कि जो सर्च 1/4/2021 है उसके बाद जो रिक्वेशन 1/4/2021 है उसके बाद हुए हैं उसके केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है और उसके पहले 31 मार्च 2021 या उसके पहले जो सर्चेस हुई है उसके असेसमेंट के लिए नोटिस 153A इशू किए जाते थे, तो क्या उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? तो यहां क्लियर कर दिया गया कि जो सर्चेस या रिक्वेशन 132 और 132(1)A के अंदर 31 मार्च 2021 या उसके पहले हुई है और जिनमें 153 और 153 का नोटिस इशू किया जाना चाहता था उस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कुछ और भी सवाल आपके दिमाग में है? एक सवाल यह हो सकता है कि 148A का शो कॉज नोटिस हमने दिया, उसके अंदर जो इनकम थी वो आपने इसके इनकम बताई थी किस पर्पस
कौन से स्केप्टिक कंपनी आप असेसमेंट रीओपन करना चाह रहे हैं, 148 का नोटिस करना चाह रहे हैं। यदि उसके अलावा कोई दूसरी इनकम असेसमेंट या रीअसेसमेंट पोस्टिंग के दौरान मिलती है 148 का नोटिस देने के बाद असेसमेंट रीअसेसमेंट हो रहा है, उस प्रोसीडिंग के दौरान यदि कोई दूसरी इनकम मिलती है तो क्या वो इंक्लूड की जा सकती है असेसमेंट और रीअसेसमेंट में। सो ये क्लियर कर दिया गया है कि यदि ऐसी कोई भी इनकम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग मिलती है तो वो रीअसेसमेंट में कंसिडर होगी, असेसमेंट में कंसिडर होगी इन कंसिक्वेंस ऑफ 148 नोटिस। यदि 148 ए की नोटिस में इंक्लूड नहीं की गई तब भी। मेरे जो अदर वीडियोस है वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, आप चैनल पे जाइए उनको वॉच कर सकते हैं। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसकी लाइकिंग आप जरूर शेयर कर दीजिए और आपके दोस्तों साथी नए सर्च असेसमेंट प्रोसीजर्स, रीओपनिंग के प्रोसीजर, सर्व असेसमेंट के बारे में जानने की उत्सुकता रखते होंगे, उनके दिमाग में कुछ शंकाएं और शंकाएं होंगी, तो उन तक इस वीडियो के लिंक जरूर भेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।